आज हम लोग बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक के यूज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अब आइंस्टीन स्टैटिस्टिक का उपयोग किस में करें? तो मैं तो सीधा सा बोलूंगा भाई, प्लांक के विकिरण नियम का जो डेरिवेशन आपने किया है सिंपल तरीके से यूनिट 2 में, उसको हम लोग बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक के फॉर्मूले को यूज करके निकालेंगे। एक सीधा सा लॉजिक। क्लियर है बात? अब आप क्या करिए, पहले इस वीडियो को देखना बंद कीजिए, यूनिट 2 पे जाइए और प्लांक के विकिरण नियम को देख लीजिए। और वहां एक सिंपल तरीके से आपने डेरिवेशन किया है, उसका वीडियो भी मैंने शायद बनाया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। सवाल ये आता है कि करें क्या। अब कृष्णिका पिंड विकिरण में ऊर्जा वितरण में बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का उपयोग, सीधा सीधा कहिए बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का उपयोग, या बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का उपयोग करके प्लांक्स रेडिएशन लॉ को डिराइव करना है। टारगेट। तो थोड़ा सा आपके पुराने नॉलेज को मैं बूस्ट कर देता हूं, क्विक रिवाइज करवा देता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में हमने क्या पढ़ा कि आपका जो पार्टिकल होना चाहिए वो इनडिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, अप्रभेद्य होना चाहिए। दूसरी बात आपने ये कही थी कि इनका जो चक्रण होता है वो एक पूर्णांक होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट बात आपने ये भी कहा था कि ये डिजेनरेसी ऊर्जा अवस्था को फॉलो करता है, पाउलीस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का पालन नहीं करेगा। मतलब एक ऊर्जा अवस्था में एक से ज्यादा कण हो सकते हैं। क्लियर है बात? सवाल ये आता है कि ब्लैक बॉडी में ये सारे पार्टिकल आए कहां से। तो जैसे कि आप सबको पता है, क्या पता है कि कृष्णिका पिंड में जो रेडिएशन होता है, जो विकिरण होता है या जो विकिरण का उत्सर्जन होता है, वो सतत नहीं होता, कंटिन्यूअस नहीं होता, बल्कि कैसे रहते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, विविक्त होते हैं। विविक्त होते हैं कहने का मतलब सतत नहीं होकर के ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में इन ब्लैक बॉडी से रेडिएशन होता है। और इस छोटे छोटे जो पैकेट हैं उसको आप लोग क्वांटा कहते हैं या फोटोन कहते हैं। इसका मतलब क्या, कृष्णिका पिंड जो विकिरण निकल रहा है वो वास्तव में किससे बने होंगे, फोटोन से बने होंगे। और फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है आपको पता है। फोटोन की ऊर्जा आप लोग क्या लिखते हैं, E इक्वस टू एच न्यू। एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी कहिए। दूसरा और आगे चलते हैं, अगर आप तो अगर एनर्जी है तो इनका मोमेंटम भी होगा, यानी कि ऊर्जा है तो संवेग भी होगा। और फोटोन के संवेग को कितना लिखेंगे आप, एच न्यू बाई सी। एच न्यू बाई सी। एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू आवृत्ति और सी प्रकाश की चाल है। और आपको पता है आपका ये फोटोन सभी संभव दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और मानिए आप कि आपका ये जो फोटोन होता है वो आइडियल गैस टाइप का नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि फोटोन जो होते हैं वो बिना टक्कर किए चलते हैं आपस में, इनमें टक्कर नहीं होता। मतलब ये फोटोन गैस कह सकते हैं आप जो बिना टक्कर के चलते हैं। लेकिन अभी तक आपका प्रश्न वही होगा कि भाई फोटोन हो गया, तो फोटोन के लिए बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी कब लगेगा, जब आपके कंडीशन को ये फॉलो करे। तो कंडीशन निकालने से पहले मैं कहता हूं कि फोटोन के गुण पे एक डिस्कशन करते हैं हम लोग। फोटोन के क्या क्या गुण हैं। तो पहला गुण आप क्या कहेंगे, फोटोन का चक्रण एक के बराबर होता है, यूनिटी होता है। फोटोन का स्पिन यूनिटी होता है, और यूनिटी होता है मतलब चक्रण एक पूर्णांक है। चक्रण एक पूर्णांक है, आपका एक कंडीशन फॉलो हो गया। और चूंकि इनका चक्रण पूर्णांक है इसलिए इसको आपने बोसोन कहा है या बोस कण कहा है। और इनका जो संचरण होता है, इनको जो प्रोपोगेशन होता है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पोलराइजेशन होते हैं। मतलब ये दो प्रकार से संचरित हो सकते हैं। ये पहला गुण। दूसरा गुण क्या है, चूंकि फोटोन
आपके बोसॉन हैं, बोस कण होते हैं, इसलिए ये परस्पर अभेद्य होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे और किसी भी अवस्था में इनकी संख्या के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा, इसलिए पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक। और यहां प्रत्येक एमिशन में, प्रत्येक उत्सर्जन प्रक्रिया में एक नया क्वांटा या फोटोन बनता है। ठीक। क्या करते हैं इसको, ये जो केविटी होता है आपका ना, कृष्णिका पिंड की जो दीवारें होती हैं वो इनको अवशोषित कर लेती हैं और अवशोषित करने के बाद जैसे न्यू आवृत्ति के फोटोन को दीवार के जो मॉलिक्यूल हैं एब्जॉर्ब करेंगे और उसके संगत न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3, न्यू 4 आवृत्ति के अनेक फोटोन उत्सर्जित करते रहते हैं। ठीक है। लेकिन निकाय की जो कुल ऊर्जा होगी वो नियत रहेगी। कहने का मतलब क्या, देखिए न्यू आवृत्ति को अवशोषित किया और इसको टुकड़े टुकड़ों में बांट के निकाला, मतलब एच न्यू बराबर एच न्यू 1 प्लस एच न्यू 2 प्लस डैश 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 स्वान, मतलब कुल ऊर्जा नियत होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट भी आ गया आपके पास बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक का। और इनकी जो संख्या है इसके बारे में एक संदेह होगा। मतलब यहां क्या कहेंगे आप, चूंकि आपका कहना है कि किसी भी अवस्था में कणों की संख्या नियत नहीं होती, तो यहां पे एक फोटोन अब्जॉर्ब हुआ, उसके संगत अनेक फोटोन निकल गए, तो ये कहना कि जैसे आप लोग हर बार कहते थे ना कि डेल एन आई इक्वल टू 0 होता है, तो यहां डेल एन आई इक्वल टू 0 नहीं बोल सकते आप। यहां पे डेल एन आई इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक। फोटोन में या फोटोन के वितरण में डेल एन आई इक्वल टू 0 लागू नहीं होता। और एक इंपॉर्टेंट चीज, तीसरा गुण, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। यहां तक आप समझ गए हैं मैं क्या क्या बोला। एक बार इसको, चूंकि वीडियो है तो आप रिवाइज करके सुन सकते हैं, वो सुनिएगा जरूर, उसके बाद आगे देखिएगा। ठीक है। उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा एक बार, लेकिन सुनिए वापस फिर से। अब मैं आगे कहूंगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोन हमारे सभी कंडीशन को मान रहे हैं। कैसे कि भाई ये इनडिस्टिंग्विशेबल है, कैन नॉट बी ऑब्जर्वेबल कह रहे हैं ना। दूसरा, इनका जो स्पिन होता है वो पूर्णांक है। तीसरा, ये पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, मतलब एक एनर्जी स्टेट में एक से ज्यादा फोटोन हो सकते हैं। तो ये हमारे, और इनकी जो कुल ऊर्जा है वो नियत रहेगी। ये सब चीजें मान रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए अब मैं कहूंगा कि भाई चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक में आपने ये वाला डेरिवेशन किया हुआ है, ni इक्वल्स टू जी आई ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस 1। ये बीटा की वैल्यू आप लोग निकाले थे 1/kT, बीटा की वैल्यू 1/kT आपने निकाला है। तो अगर इसकी जगह हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर लें तो आपका फॉर्मूला बना जी आई बाई ई टू द पावर अल्फा, चूंकि ये प्लस था, ई के पावर में प्लस में है, प्लस में मतलब मल्टीप्लाई, तो ई टू द पावर अल्फा इंटू ई टू द पावर ई आई बाई के टी माइनस 1। ये ith स्टेट की एनर्जी ई आई है। क्लियर है बात? यहां तक हमको अब डाउट नहीं है, यहां तक तो हम पहले से ही जानते हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी है। अब देखिए, मैंने एक बात शुरू में ही बताया आपको कि यहां डेल एन आई इक्वल टू 0 लेंगे। कणों की संख्या नियत नहीं होती, इसलिए यहां डेल एन आई इक्वल टू 0 वाला कंडीशन लागू नहीं होगा। ये वाला कंडीशन यहां फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर है बात? क्लियर है बात? मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास यहां ये जो फोटोन होते हैं ना, वो फोटोन गैस जो होते हैं वो बिना एक दूसरे से टकराए आगे बढ़ते रहते हैं, और जो केविटी के वॉल के एटम होते हैं इनको एब्जॉर्ब करेंगे और उसके संगत अनेक फोटोन को उत्सर्जित करते रहते हैं। ठीक है? इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ फोटोन है
वो वॉल पूरा का पूरा अब्जॉर्ब किया और मेनी फोटोन, अलग मतलब बहुत सारे फोटोन वो एमिट कर लेते हैं, जिनकी कुल ऊर्जा एच न्यू के बराबर रहेगी। इसलिए आप लोग कहिएगा कि ये वाला कंडीशन यहां फॉलो नहीं आएगा होगा, बल्कि यहां पे आपको करना पड़ेगा, अगर लिखेंगे तो आई इज इक्वल टू 1 टू एन डेल एन आई इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 निकाले हैं आप, तो इसके लिए जो ये अल्फा है, ये अल्फा है, निर्धारक गुणांक बोलते हैं जिसको आप, इस अल्फा की वैल्यू आपको 0 लेना पड़ेगा। अल्फा इज इक्वल टू 0। इसमें इन दिस बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक, तो e टू द पावर 0 हो जाएगा, ये है ना भाई, e टू द पावर 0 हो जाएगा यानी कि 1। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, आपके पास फॉर्मूला बना ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। आशा है इक्वेशन नंबर 1 तक आपको कहीं कोई डाउट नहीं है। पॉज कीजिए, एक बार फिर से सोच सकते हैं आप, या फिर से सुन सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब अगर ये कहें कि आपका जो कैविटी है विकिरण की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बड़ी है, और फोटोन का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो सतत लिया जाता है, तो हम लोग क्या करें? देखिए, मैंने ये कहा, मेरा ये कहना है कि अगर कैविटी जो होगा वो वेवलेंथ की तुलना में अधिक है, विकिरण का जो तरंगदैर्ध्य है उसकी तुलना में उसके ऑर्डर का नहीं है, और तब आप क्या करेंगे, फोटोन का जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम होगा, फोटोन का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होगा, उसको आप कंटिन्यूअस लेंगे। ठीक, इसका मतलब एनर्जी डिफरेंस होगा जो सक्सेसिव एनर्जी वैल्यू में, वो बहुत कम होगा। ठीक है, इसका मतलब स्वीकृत ऊर्जाओं के उत्तरोत्तर मानों में अंतर बहुत कम होगा, इसीलिए तो आप सतत बोल रहे हैं। इस कंडीशन में हम लोग एक काम करते हैं भाई, यहां पे आप जी आई की जगह ना, क्योंकि एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एन आई और जी आई को, एन आई को आप एन ई डी ई से, और जी आई को आप जी ई डी ई से रिप्लेस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि फोटोन की एनर्जी को या ऊर्जा स्पेक्ट्रम को आप लोग सतत ले रहे हैं, और ऊर्जा अंतराल में अंतर बहुत कम ले रहे हैं, इसलिए केवल रिप्लेस करना है। तो एन आई की जगह क्या लिखा आपने, एन ई डी ई, और जीई की जगह आप क्या लिख देंगे, सॉरी, जी आई की जगह क्या लिख देंगे, जीई डी ई। तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक, लेजर ले लेता हूं क्या, क्यों नहीं ले रहा। अब यहां पे एन ई डी ई, जीई डी ई टू द पावर ई बाई के टी -1, ये आपके इस वाले इक्वेशन का, सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 का ये फॉर्म हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बना। यहां पे आपको पता है कि आपके फोटोन की जो एनर्जी E है वो एच न्यू होता है। ठीक, एनर्जी मतलब E का फंक्शन होता है, और एनर्जी अगर E का फंक्शन है तो ये जीई डीई को जी न्यू डी न्यू लिख सकते हैं। चूंकि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, इसलिए जीई डीई को जी न्यू डी न्यू। ठीक, ठीक है, इसका मतलब ये जो जी न्यू डी न्यू आप कह रहे हैं, ये क्या बताएगा आप लोग को, E इक्वल्स टू एच न्यू, तो ये जीई कैन बी रिटर्न एज जी न्यू डी न्यू आप जो बोल रहे हैं, ये आपका, ये जो जी न्यू डी न्यू है, ये नंबर ऑफ ऑक्सिलेटरी मॉड है इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। क्या है ये जो आपने लिखा जी न्यू डी न्यू,
ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सिलेटरी मॉड, नंबर ऑफ ऑक्सिलेटरी मॉड है किसमें, फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के बीच, और एनर्जी रेंज क्या होगा फिर, ई से ई प्लस डीई के बीच, ई से ई प्लस डीई के बीच। तो क्या करें, तो क्या करें, आप अपने इस जो इक्वेशन लिखा है ना इसको चेंज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, एन न्यू डी न्यू, और इसकी जगह लिखेंगे जी न्यू डी न्यू ई टू दी पावर एच बाई के टी माइनस वन। ये माइनस वन अलग है भाई ना, ये तो खैर बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक आपने पढ़ा ही है, उससे आया है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। वर्ड्स पे ध्यान जरूर दीजिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ स्टेट इन द ब्लैक बॉडी। ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या निकालते हैं कृष्णिका पिंड में किस फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच, न्यू से लेकर के न्यू प्लस डी न्यू के बीच। कैसे निकाले, आप दो स्फीयर बना लीजिए। एक स्फीयर बनाइएगा जिसका रेडियस आप लोग को लेना है एच न्यू बाई सी। हम लोग को, आप लोग शायद सुने होंगे, या सॉरी सुने क्यों होंगे, आप जानते हैं कि जो कला स्पेस होता है वो स्थिति और संवेग स्पेस दोनों से मिलकर के बना होता है। तो संवेग आकाश की कल्पना कीजिए, संवेग आकाश में एक स्फीयर बनाइएगा आप जिसका त्रिज्या एच न्यू बाई सी के बराबर हो, और एक बड़ा स्फीयर बनाइएगा जो उसको घेर के रखेगा जिसकी त्रिज्या एच न्यू प्लस डी न्यू बाई सी के बराबर हो। क्या निकालना है आपको, अब हम लोग को पता करना है नंबर ऑफ स्टेट्स, किसमें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, किस फ्रीक्वेंसी रेंज में, न्यू से लेकर के न्यू प्लस डी न्यू के बीच। तो इसको निकालने से पहले आप पहले पता कीजिए वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल कितना होगा जो दो स्फीयर जिनकी त्रिज्या एच न्यू बाई सी और एच न्यू प्लस डी न्यू बाई सी के बीच में बंधी हुई है। इमेजिन कीजिए दो स्फीयर बनाना है, एक स्फीयर और उसको घेर के दूसरा स्फीयर, तो उनके बीच में जो बंधा हुआ है उसको अगर निकालना है वही आपका होगा द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल। वो आपका क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल निकल के आएगा। कैसे करें, इसके लिए ये जो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल आप निकालने वाले हैं, कहां से कहां तक, एच न्यू डी न्यू बाई सी और एच न्यू बाई सी त्रिज्या के बीच बंधे हुए गोले के लिए। तो गोले का आयतन तो पता होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इस बड़े गोले में से इस छोटे गोले के आयतन को घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल, गोली सेल की त्रिज्या, गोली सेल का आयतन कितना होगा, बड़े गोले का आयतन कितना होगा, बड़े गोले का आयतन होगा 4/3 पाई एच न्यू प्लस डी न्यू बाई सी का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई एच न्यू बाई सी का होल क्यूब। इसमें सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो देखिए ब्रैकेट अगर ओपन करें तो क्या बनेगा, यहां से एच न्यू बाई सी और ये एच का क्यूब न्यू प्लस डी न्यू का क्यूब डिवाइडेड बाई सी का क्यूब माइनस 4/3 पाई एच क्यूब न्यू क्यूब सी क्यूब। यहां से कॉमन निकालते हैं, मैं पेन उठा लेता हूं थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। देखिए कॉमन निकाले तो ये 4/3, ये 4/3 और ये एच क्यूब और ये डिवाइडेड बाई सी क्यूब, कॉमन निकालिए। तो ये पूरा कॉमन निकल गया भैया, ये पूरा कॉमन लीजिए ये, और इसके डिवाइडेड में ये सी क्यूब, ये पूरे को कॉमन में लेंगे अगर, एच 4/3 पाई एच क्यूब बाई सी क्यूब अगर लें तो आपका ये न्यू प्लस डी न्यू होल क्यूब माइनस न्यू क्यूब आएगा। अब इसको एक्सटेंड कर लीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए।
कर देते हैं, कर दे, ये आएगा। देखिए क्या बचा, 4/3 पाई h³/c³। अब इसको अगर एक्सपेंड कर दें तो ये न्यू क्यूब डी न्यू क्यूब, 3 न्यू² डी न्यू और 3 न्यू डी न्यू²। तो यहाँ ये वाला न्यू² माइनस में है और ये वाला न्यू² प्लस में है, कैंसिल हुआ। और डी न्यू बहुत छोटा नंबर है तो उसको क्यूब करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो ये नेग्लेक्ट हुआ। और यहाँ डी न्यू का स्क्वायर, चूंकि डी न्यू छोटा नंबर है इसलिए ये डी न्यू² वाला टर्म भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। अकेले बचा क्या, ये वाला टर्म। मतलब आप कह रहे हैं आपके पास बचा 4/3 पाई h³/c³, 3 न्यू² डी न्यू। ये बचा आपका, क्या निकाल लिया आपने, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल निकाला। अब चूंकि फेज स्पेस की बात करते हैं, फेज स्पेस का वॉल्यूम कितना होता है, h³। फेज स्पेस का वॉल्यूम कितना होता है, h³। और आपको मैंने कहा था कि आपका जो फोटोन का संचरण है वो दो तरीके से हो सकता है। फोटोन का जो संचरण है वो दो तरीके से हो सकता है। तो नंबर ऑफ स्टेट अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जी न्यू डी न्यू अगर निकालना है तो जी न्यू डी न्यू निकालना है आपको। नंबर ऑफ स्टेट्स निकालने हैं, क्वांटम स्टेट निकालने हैं। तो ये जो वॉल्यूम निकला है ना, यहाँ पे ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने निकाला है ना, वहां h³ की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, v रख सकते हैं। v मतलब कला आकाश का आयतन, और यहाँ 2 का गुणा कर दूंगा मैं, इसलिए कि आपका जो फोटोन है उसका पोलराइजेशन 2 होते हैं, है ना। 2 स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशन होता है फोटोन का। आपके फोटोन के 2 प्रकार के संचरण हो सकते हैं, इसलिए। तो क्या आएगा, तो क्या लिखेंगे आप, आपको लिखना पड़ेगा, आप लोग लिखेंगे। यहां देखिए 3 को मैंने कैंसिल करवाया है, ये वाले 3 को इस वाले 3 से, तो आपके पास ये वाला टर्म आ गया 4 पाई h³/c³ न्यू² डी न्यू। अब आप लोग लिखिएगा, क्या लिखेंगे, क्योंकि फेज स्पेस का आयतन v बराबर h³ होता है, v बराबर h³ होता है, और आपके फोटोन में 2 तरीके के पोलराइजेशन होते हैं, इसलिए द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द ब्लैक बॉडी, नंबर ऑफ स्टेट्स इन द ब्लैक बॉडी मतलब h न्यू डी न्यू, ठीक। और ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या h न्यू डी न्यू, ये हो जाएगा 2 × 4 पाई, यही रख रहा हूं। देखिए 2 कहां से कर दिया, 2 तरीके का ध्रुवण होता है इसलिए 2 को मल्टीप्लाई किया है, और इस h³ की जगह में मैं v रख रहा हूं। मैं किसकी बात करने लगा, फेज स्पेस की। इससे पहले किस में थे हम लोग, संवेग स्पेस में थे, है ना, मोमेंटम स्पेस की बात कर रहे थे। तो आपके पास ये आया 2 × 4 पाई v/c³ न्यू² डी न्यू, और ये हो जाएगा 8 पाई v/c³ न्यू² डी न्यू। ये निकाल लिया आपने जी न्यू डी न्यू की वैल्यू। एक काम कीजिए, इस वैल्यू को आप समीकरण नंबर 3 पे रख दीजिए। अब अगर समीकरण नंबर 3 पे इस मान को रखेंगे तो आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको मिला यहां n न्यू डी न्यू इक्वल 8 पाई v/c³ न्यू² डी न्यू बाई e⁻h⁻⁰ माइनस 1। क्लियर है। अब इसको सिंपल करिए, इसको अगर सिंपल करते हैं, कि सिंपल करने की अब जरूरत नहीं है, इतना तो इजी है ही। एक काम करते हैं, अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए आप। अब इसके बाद एनर्जी डेंसिटी ई न्यू डी न्यू निकालना है। एनर्जी डेंसिटी क्या निकालेंगे आप, ई न्यू डी न्यू, एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। कैसे निकालें आप, तो ई न्यू डी न्यू क्या होता है पूछेंगे आप मेरे से, ये एनर्जी डेंसिटी क्या है। तो प्रति एकांक आयतन में स्थित फोटोनों की संख्या को, प्रति एकांक आयतन में स्थित फोटोनों की संख्या को एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है, ठीक।
द एनर्जी डेंसिटी ई न्यू डी न्यू, इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेइंग बिटवीन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। ये किसकी परिभाषा है? ऊर्जा अवस्था घनत्व की। ठीक, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। क्या करिए भाई, सीधा सा सवाल है। आपने कहा ना एकांक आयतन के लिए इस पे इसको एकांक आयतन मतलब इसमें वॉल्यूम v को भाग करना पड़ेगा और उसमें h न्यू का गुणा कर दीजिए। प्रति एकांक आयतन में स्थित फोटोन की संख्या को प्रति एकांक आयतन में स्थित फोटोन की संख्या को, एकांक आयतन मतलब h न्यू सॉरी n न्यू डी न्यू बाई v और उसमें h न्यू का गुणा कर दीजिए, तब क्या निकल के आ जाएगा? द एनर्जी डेंसिटी ई न्यू डी न्यू निकल के आएगा। मतलब आप ई न्यू डी न्यू को इस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं कि ई न्यू डी न्यू होगा एच न्यू एन न्यू डी न्यू बाई वी। एन न्यू डी न्यू बाई वी कहने का मतलब क्या? प्रति एकांक आयतन में स्थित फोटोनों की संख्या और उसमें कितने का गुणा? एच न्यू का। ठीक, तो क्या निकल के आ जाएगा? एनर्जी डेंसिटी। ठीक ठीक, अब क्या करें? कुछ नहीं करिए, सीधा सीधा सा इस समीकरण नंबर 5 को इस समीकरण नंबर 6 पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या बनेगा? क्या बनेगा? आपके पास ये बना, देखिए आपके पास एच न्यू पहले से था, ये देखिए मिला लीजिए, एच न्यू डिवाइडेड बाई वी, एन न्यू डी न्यू की वैल्यू रखनी है। एन न्यू डी न्यू कितना? इक्वेशन नंबर 3, 8 पाई वी बाई सी क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। एक काम करते हैं, इसको और इसको तो खत्म ही करो। सबसे पहला काम ये खत्म हो गया, ठीक है। और ये वाला न्यू और ये वाला न्यू स्क्वायर न्यू क्यूब हो गया। क्या बनेगा फिर? 8 पाई एच, 8 पाई, ये देखिए 8 पाई ये वाला एच और ये न्यू स्क्वायर न्यू क्यूब डी न्यू और ये जो सी क्यूब डिवाइड में था उसको नीचे लिख दिया, ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7। क्या निकाल लिया आपने? द एनर्जी डेंसिटी। लगभग खत्म होने वाला है, यहां तक तो क्लियर है। अब ये जो फॉर्मूला आपने निकाला इक्वेशन नंबर 7 में, इसी को आप लोग प्लांक्स रेडिएशन लॉ कहते हैं, प्लांक का विकिरण नियम कहते हैं। किसके लिए? कृष्णिका पिंड के लिए। अब आप बोलेंगे कि अगर इसी को चूंकि आवृत्ति है तो हम लोग तरंग दैर्ध्य के टर्म पे लिखेंगे, तब हम लोग का यूनिट 2 वाला जो प्लांक विकिरण नियम है निकल के आएगा। ठीक, मतलब आप चाहते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है वो वेवलेंथ वाले टर्म पे निकल के आ जाए। क्या करें अब? चलिए भाई, अब न्यू को रिप्लेस करना है लेमडा से, वेवलेंथ के पदों में लिखना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये जो न्यू होता है, आवृत्ति होता है, वो चाल बटे तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। चूंकि सी नियतांक है, ध्यान दीजिए, अब चूंकि ये सी नियतांक होता है इसलिए आप कहेंगे न्यू और जो लैम्डा है, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के विपरीत है, रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं। ठीक, तो डी न्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? डी न्यू निकालेंगे तो ये लेमडा टू द पावर -1 हुआ, तो लेमडा टू द पावर -2 डी लेमडा, तो -2 नीचे आ जाएगा, तो कितना होगा? माइनस सी लेमडा स्क्वायर डी लेमडा, डी न्यू का मान। अब इस डी न्यू के मान को और न्यू के मान को अपने उस समीकरण पे 7 नंबर पे यूज करिए। अब लेकिन 7 नंबर के इक्वेशन को एक चीज ध्यान रखिएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। क्यों? अभी अभी तो बताया भाई, ये सी कांस्टेंट होता है, इसलिए न्यू और ये लेमडा एक दूसरे के विपरीत होंगे।
तो जब लेमडा के टर्म पे लिखेंगे तो आपका वो जो रिजल्ट आएगा उसको नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होइए आप। एन लेमडा डी लेमडा किया, एन न्यू डी न्यू को इक्वल माइनस, माइनस ये साइन है किसका, ये न्यू और लेमडा का, ठीक। क्या आएगा, 8 पाई एच सी बाई लेमडा क्यूब सी क्यूब, मतलब 8 पाई एच सी बाई लेमडा क्यूब डिवाइडेड बाई सी क्यूब ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, और डी लेमडा डी न्यू की वैल्यू माइनस सी लेमडा स्क्वायर बाई डी लेमडा। क्लियर है। यहां नेगेटिव साइन के लिए मैंने ये लिख दिया है, ये लिखा मैंने, वी यूज नेगेटिव साइन बिकॉज द वेवलेंथ डिक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ वेवलेंथ घटा है। अब अगर इसको हल करें तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके हो गए प्लस, सीधा सा आंसर। और 8 पाई एच सी क्यूब हो जाएगा, लेमडा क्यूब हो जाएगा, और यहां से एक तो सी है और लेमडा स्क्वायर है, तो इसको अगर हल करें तो आपको ये मिलेगा। कैसे, देखिए 8 पाई एच, ये मैंने लिखा 8 पाई एच सी क्यूब और डिवाइडेड बाई लेमडा क्यूब, तो ये हो गया सी क्यूब, और ये डिवाइडेड बाई लेमडा क्यूब, और डिवाइडेड बाई, फिर से डिवाइडेड बाई ना, सी क्यूब, ये देखिए सी क्यूब ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, डाउट नहीं है। यहाँ देखिए सी बाई लेमडा स्क्वायर, मैंने बिल्कुल सी बाई लेमडा स्क्वायर यूज किया, और ये डी लेमडा है। अब इसको इजी करिए, इजी क्या करना है, कैंसिल तो करवाना है, ये सी क्यूब और ये सी क्यूब कैंसिल हुआ, और ये लेमडा क्यूब है, लेमडा स्क्वायर है, तो लेमडा टू द पावर 5 हो जाना है। क्या आएगा, एन लेमडा डी लेमडा इक्वल 8 पाई एच सी बाई लेमडा टू द पावर 4 डी लेमडा ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ये फॉर्मूला आपका देखा हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये ज़्यादा इजी है पिछले वाले से, यूनिट 2 में जो किए थे उससे। तो अगर प्लांक रेडिएशन वाला आता है, स्पेसिफाइड नहीं करता, या करता भी है तो यही तो करेगा कि बोस आइंस्टीन से निकाल के दिखाइए, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक। यहां पे आपने ये जो इक्वेशन निकाला है, ये है प्लांक्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, या इसी को मैं कहूंगा ये है आपके बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक का एप्लीकेशन।